नमस्कार सभी दोस्तों को एवं मेरे प्रिय स्टूडेंट को जिन्होंने इंग्लिश ग्रामर हमने स्टार्ट की थी और इंग्लिश के अंदर हमने किन किन चीज़ों को पढ़ा था और उन्हीं चीज़ों को अपन को आगे पढ़ना है। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो के अंदर बहुत सारे जो हमने इंग्लिश का जो बेसिक नॉलेज लिया था उसी नॉलेज को अपन आज आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्लियर की जाएगी इंग्लिश। और मैंने बताया था कि चाहे कोई सा भी कंपटीशन दो, चाहे आपके 12th में भी हेल्पफुल होगी ये भी इंग्लिश सीखने की दृष्टि से आपको पार्ट ऑफ स्पीच पूरे करवाए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको किन किन बातों पर अपन ने चर्चा की थी उन्हीं बातों को अपन आगे बढ़ाते हैं कि भाई किन किन क्षेत्र में हमें कौन कौन सा नॉलेज दिया गया। तो देखो, पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था इंग्लिश के बारे में हमने पढ़ा था ये क्या बेटे, लैंग्वेज है। और लैंग्वेज को हमने किससे डिनोट किया था, साउंड से। और साउंड से जो बात निकल के आई थी वो क्या आई थी, लेटर। लेटर के बाद में हमने जो बात की वो हमारा निकला था वर्ड। तो कहने का मतलब है कि हमने पिछले वीडियो का यदि अपन थोड़ा सा रिवीजन करें तो हमने पहले लैंग्वेज पढ़ी थी। लैंग्वेज के बाद में हमने साउंड के बारे में चर्चा की थी कि भाई साउंड कितने प्रकार के होते हैं। मैंने 44 बताए थे। ठीक है, 20 तो वोवल साउंड है और 24 क्या अपना कॉन्सोनेंट साउंड है। तो वो भी चीज फिर हमने लेटर पढ़े थे। लेटर भी दो थे, वोवल लेटर्स और एक कॉन्सोनेंट लेटर। वोवल लेटर की संख्या वो कितनी थी मैंने बताई थी आपको, 5 थी। और उसके बाद में जो कॉन्सोनेंट लेटर थे उनकी संख्या कितनी थी, 21 थी। टोटल 26 थी। अब अपन ने वर्ड पे आके हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। आज इसी वर्ड को अपन को आगे बढ़ाना है। तो देखो, वर्ड के बारे में अपन को सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करनी है कि सर वर्ड होता क्या है। तो सबसे पहली चीज तो एक शॉर्ट में याद रखना। ज्यादातर अपन को इनकी परिभाषा से कोई लेना देना नहीं होता है। अपन को मेन मकसद याद रखने की इससे ऐसे कौन से वर्ड से डिनोट करें ताकि ये चीज हमें परमानेंटली याद हो जाए। तो वो चीज अपन को ध्यान रखना है, मीनिंगफुल साउंड। जो मीनिंगफुल साउंड होता है वो ये हमेशा क्या कहलाता है बेटे, वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ड। तो वर्ड को परिभाषित करने के लिए हमें कौन से साउंड की ओर इंगित करना है, मीनिंगफुल साउंड को ही वर्ड का नाम दिया जाता है। अब ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये किस पर आधारित होते हैं, ये होता है हमेशा अपेक्सिस पर आधारित होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है। अपेक्सिस क्या होता है ये चीज अपन को चर्चा करना है। तो एक वर्ड की जो बनावट होती है ना, उसके पीछे क्या लगा, आगे क्या लगा, बीच में क्या लगा, इन तीनों बातों को डिनोट करने वाला जो चीज होता है वो क्या होता है बेटे, अपेक्सिस कहलाते हैं। अपेक्सिस में आगे अपन समझ सकते हैं कि इस अपेक्सिस को कितने सेक्टर में बांटा गया है। इसको वापस 3 भागों में डिनोट किया गया। सबसे पहला यदि अपन कह सकते हैं तो वो होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है रूट और तीसरा अपन कह सकते हैं सफिक्स। आपने हिंदी भाषा में यदि बोला तो इन अपन बोलिया कर हम कहीं उपसर्ग के अंदर अपन बोलते हैं जो पहले लगने वाला होता है। सफिक्सिस इनको बोला जाता है। ठीक है, तो ये उपसर्ग हो गया, ये कौन सा हो गया बेटे, प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो प्रत्यय और उपसर्ग के आधार पर अपन किसी शब्द का निर्माण करते हैं, मतलब एक वर्ड का निर्माण होता है। और इसी वर्ड को अपन पहचान करने के लिए, जैसे मैंने एक वर्ड आपके लिखा, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा काउंट। ठीक है, काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना। किसी भी चीज को गिनते हैं तो वो हमेशा क्या कहलाता है बेटे, काउंट। तो ये काउंट यहाँ पे क्या बेटे, वर्ब है। ठीक है, और वर्ब के साथ ये किसी भी वर्ड का क्या बेटे, बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड। मतलब किसी भी जो यूनिट होता है, जो काउंट होता है, उसका जो बेसिक पॉइंट है वो कौन सा है, काउंट है। अब इसी काउंट में यदि अपन सफिक्स जोड़ते हैं तो इस सफिक्स को अपन किस नाम से पुकारा जाता है, तो काउंट और सफिक्स में जैसे मैंने लिख दिया एबल। तो इस एबल का अर्थ क्या हो गया, काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब योग्य, और योग्य ये जो सफिक्स है ये लगाने पर शब्द का निर्माण हो। इसी प्रकार मैंने मान लो प्रफिक्स के रूप में बोल दिया अन, क्या लिख दिया बेटे, अन। तो इस वर्ड को यदि बोला जाए तो इस वर्ड को बोल सकते हैं अपन अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब है कि पूरा वर्ड है। इस वर्ड को अपन ने कैसे बनाया,
प्रीफिक्स से, रूट वर्ड और सफिक्स से हमने मिलकर इस वर्ड का निर्माण किया है। तो ये वर्ड क्या बना? काउंटेबल। अब क्या सर इसका कोई अर्थ हो सकता है, इसकी कोई मीनिंग हो सकती है? बिल्कुल। देखो, दो चीज याद रखना है। यदि सफिक्सेस की अपन को मीनिंग याद करना है तो इसकी मीनिंग हो भी सकती है, मैं का मतलब हो भी सकता है, या मैं नॉट मतलब नहीं भी हो सकती है। कैसे सर? जैसे सफिक्स एबल है, तो एबल का मतलब क्या होता है? लाइक, योग्य। तो इसकी मीनिंग है या नहीं? लेकिन अन की क्या मीनिंग है क्या? नहीं। तो अपन कह सकते हैं कि जो अपेक्सिस वर्ड होता है इसकी मीनिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये भी चीज अपन को ध्यान रखना। दूसरी बात, इसमें क्या चेंजेस हुआ? देखो, दूसरा इसमें देखो चेंजेस हुआ कि अनकाउंटेबल हमने चीज यानी स्टार्टेड की है, तो इस अनकाउंटेबल का अर्थ चेंज हो गया। काउंट का मतलब गिनना होता है, गिनने योग्य, और अन लगा दिया तो गिनने योग्य नहीं है, इसका मतलब अर्थ भी चेंज हो गया। तो अपन कह सकते हैं मीनिंग कैन बी चेंज, मतलब इसमें मीनिंग भी क्या की जा सकती है बेटे? चेंज की जा सकती है। तो ये भी चीज अपन को इसमें अर्थ समझ में आया। अब यदि इस अपेक्सिस को मीनिंग से अपन को डिनोट किया है तो इसी अपेक्सिस को समझने के लिए हमें अध्ययन जो वर्ड है उसको किसमें बांट दिया? पार्ट ऑफ स्पीच में। तो यहाँ से अपन को जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो शुरू करने होते हैं। तो इतना रामायण यदि हमने पढ़ी है, जो पिछले वीडियो में भी मैंने पढ़ाई थी, जो बच्चे नए हैं वो पिछला वीडियो जरूर देखें, आपके अच्छे से समझ में आएगा। तो इन चीजों को अपन को ध्यान रखना। जैसे मीनिंग, उसे अपन क्या कहते हैं बेटे? पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच में अपन किसी भी वर्ड की पहचान के लिए अपन को 8 सेक्टर अपन को कवर करने होते हैं। ठीक है, पहले नाउन स्टार्ट करने से पहले मैं इनका पूरा आपको बेसिक बताऊंगा ताकि प्रत्येक चीज आपको आगे क्लियर होती जाए। तो यहाँ तक आपके समझ में आया? तो एक बार स्क्रीन ले लो या लिख लिया? ठीक है, अब देखो, अब अगली जो स्थिति है वो हमारी कैसी बनेगी, तो इस पर भी हमें गौर करना है। तो देखो, हमने वर्ड से क्लियर कर लिया, वर्ड के बाद में वर्ड की जो पहचान है वो हमने कर ली, वर्ड फॉर्मेशन हमने कर लिया, रूट हमने क्लियर कर लिया। अब हमें क्या पढ़ना बेटे? पार्ट ऑफ स्पीच। किसी भी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर करना है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर यदि सेंटेंस में देखा जाए तो कौन सा वर्ड ऐसा होता है जिनके बारे में अपन को पार्ट रूप या स्पीच या प्रत्येक लैंग्वेज के रूप में अपन को याद रखना है। किसी भी शब्द के अंदर सबसे पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो होता है नाउन। क्या होता है बेटे? नाउन। अब इसमें मैं पहले टोटल जितने भी टॉपिक आपके नाउन में इंक्लूड है उनको मैं शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा आपको। हालांकि डिटेल से अपन आगे जैसे टॉपिक आएगा वैसे पढ़ते जाएंगे, तो लेकिन सबसे पहले मैं इनको आपको डिटेल से बताया जाएगा कि कौन सी चीज क्या है। तो नाउन को शॉर्ट रूप में कैसे याद रखा जाता है? तो सीधी बात है, मैंने पहले भी बता चुका हूं कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, नेमिंग वर्ड है वही क्या है बेटे? नाउन। अब नेमिंग वर्ड में भी दो प्रकार की स्थिति बन सकती है। अब नेमिंग वर्ड में एक तो होती है विजिबल, ठीक है, और एक होती है आपके फील ओनली। तो इस फील ओनली और विजिबल इन दोनों चीजों को याद रखना है कि नेमिंग वर्ड जो भी नाउन दिया गया वही क्या बेटे? नाउन। नाउन को अपन विजिबल से और फील ओनली से प्रकट कर सकते हैं। विजिबल में वापस देखा जाए तो वही स्थिति है, 3 क्षेत्र होते हैं, जैसे कोई पर्सन है, कोई पैलेस है, या कोई थिंग चीज या वस्तु है। इसको अपन डिनोट किससे करते हैं बेटे? विजिबल से करते हैं। और फील ओनली के अंदर जिसमें केवल महसूस होता है, जैसे मैंने लिख दिया ऑनेस्टी, ठीक है, तो ये ऑनेस्टी वर्ड है, ये आप देख सकते हो क्या इसको?
ईमानदारी केवल अपन महसूस कर सकते हैं, जबकि आदमी का नाम तो हम देख सकते हैं, किसी भी स्थान को अपन देख सकते हैं, किसी भी वस्तु को अपन देख सकते हैं, तो वही हमारे लिए क्या होती है, नाउन होती है। क्या होती है बेटे, नाउन होती है। तो नाउन के रूप में अपन को ये डिटेल से याद रखना है, छोटा सा शॉर्ट में रूप में आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब हालांकि चर्चा तो अपन को इसी पर करना है सबसे पहले, लेकिन वो चीजें पहले इनके साथ ही साइनों को पढ़ना जरूरी होता है। तो अब इस नाउन के बाद में क्या आता है, नाउन के साथ में एक होता है प्रोनाउन। अब सर ये प्रोनाउन क्या है, इसको भी अपन को समझना है। तो देखो प्रोनाउन को शॉर्ट में याद रखना है, तो अपन को कहना है रिप्रेजेंट नाउन। जो रिप्रेजेंट नाउन होती है वही हमेशा क्या कहलाता है बेटे, प्रोनाउन कहलाता है। मतलब नाउन के स्थान पर जो भी चीज प्रयुक्त करोगे वही क्या कहलाया जाएगा, प्रोनाउन कहलाया जाएगा। तो इस स्थिति में अपन को विशेष रूप से याद रखना है, मतलब जो नाउन के अंदर जो डिटेल ऐड करे, या अपन कह सकते हैं कि जो रिप्रेजेंट नाउन, जो पर्शियन नाउन को रिप्रेजेंट करे, वही हमेशा क्या कहलाता है बेटे, प्रोनाउन कहलाता है। और प्रोनाउन की जो स्थिति होती है वो आपके किस प्रकार से होती है वो भी अपन को इसमें देखना। जैसे मान लो कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा सकता हूं, जैसे मैनी ऑफ द गर्ल्स वर देयर। अब ये सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस को अपन देखते हैं। तो मैनी ऑफ द गर्ल्स मतलब कि इसमें जो ये द गर्ल्स वर्ड है ये तो हमेशा क्या बेटे, नाउन है। क्या है, नाउन। इस नाउन को ये मैनी मतलब बहुत सारे, तो इसको जो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, मैनी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, द गर्ल को। तो इसका मतलब ये जो मैनी वर्ड है ये क्या है यहाँ पे बेटे, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को डिनोट कैसे किया जाता है, तो ये अपन ने इस स्थिति के अंदर अध्ययन किया है। तो ये स्थिति भी अपन को इसमें विशेष तौर से याद रखना है। ठीक है, तो एक बार ये दोनों चीजें आप ऐड करो, फिर देखते हैं अगला। ठीक है, तो एक बार ऐड कर लो। अब देखो नाउन हो गई, प्रोनाउन। मैं शॉर्ट में पूरे डिटेल से समझाऊंगा आपको, फिर आगे की बात अपन आगे करते रहेंगे। ठीक है, तो नाउन हो गई, अपना प्रोनाउन हो गया। अब नाउन और प्रोनाउन के बाद में अपन को क्या देखना है, देखो पार्ट ऑफ स्पीच में हमने नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया। अब 3 नंबर पर जो अपना आता है वो आता है एडजेक्टिव। क्या बेटा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण होता है। वैसे अपन कह सकते हैं कि जो सर्वनाम और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द वही क्या कहलाते हैं बेटे, एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। अब जैसे एडजेक्टिव में अपन कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति जिसमें नाउन और प्रोनाउन की जो डिटेल ऐड की जाए, क्या की जाए बेटे, डिटेल ऐड की जाए, डिटेल ऐड की जाए, वही हमेशा क्या कहलाएगा बेटे, प्रोनाउन। शॉर्ट में याद रखना है, नाउन और प्रोनाउन की जो डिटेल ऐड की जाए वही हमेशा क्या कहलाता है बेटे, एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया बोर्ड। ये बोर्ड क्या है भाई, बोर्ड एक नाउन है। क्या है, नाउन है। अब इसी के साथ में मैंने मान लो लिख दिया यहाँ पे ब्लैक। क्या लिख दिया, ब्लैक। तो ये ब्लैक बोर्ड हो गया। तो इसका मतलब है कि इस ब्लैक बोर्ड में डिटेल जो ऐड हुई है वो किस में हुई है, ब्लैक में हुई है। तो ये जो ब्लैक वर्ड है यही हमारा क्या होता है बेटे, एडजेक्टिव होता है। तो कहने का मतलब है एडजेक्टिव जो वर्ड है वो अपना तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच होता है। और एडजेक्टिव को समझने के लिए हमें नाउन और प्रोनाउन को डिटेल ऐड की जाए, और जिसमें जैसे ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड में जो ब्लैक वर्ड है वो क्या बेटे, एडजेक्टिव है। जैसे एक वॉल, दीवार। अब जैसे मान लो कि मैंने दीवार लिख दिया, मैंने लिख दिया ब्लैक वॉल, तो ये ब्लैक वॉल तो हमेशा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब जैसे मान लो कि एक चीज में कई बार आपके कंफ्यूजन ज्यादा होता है, जैसे मान लो कि मैं लिख दिया ऐसे पेंटेड वॉल।
ठीक है। पेंटेड वॉल का मतलब क्या होता है, मतलब एक रंगी हुई दीवार। तो इसमें इस चीज को अपन एडजेक्टिव बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं बेटे, ये एडजेक्टिव है। तो सर आप तो ये तो पेंटेड तो एक वर्ब है। तो देखो इस कंडीशन में पेंटेड है एक वर्ब भी होती है और कई बार ये अपने सेक्टर में एडजेक्टिव के रूप में भी कार्य करती है। जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा उस समय आपको डिटेल से बताऊंगा। तो इस कंडीशन में अपन को ये चीजें याद रखना है कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन के अंदर अपनी डिटेल को ऐड करे। क्या करे बेटे, डिटेल को ऐड करे, वही हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव में जैसे ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, तो इसमें ब्लैक है, ये क्या इसकी डिटेल है, कैसा है, काला है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जैसे ब्लैक बोर्ड, काली दीवार, तो इस प्रकार की स्थिति अपन को किस में होती है, एडजेक्टिव में होती है। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद में जो चौथा होता है वो कौन सा होता है बेटे, वर्ब। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्ब। वर्ब को कैसे पढ़ा जाता है, तो ये चीज अपन को ध्यान रखना है। वर्ब हमेशा एक चीज को बताती है, वो है एक्शन। क्या होता है बेटे, एक्शन। एक्शन का मतलब होता है जैसे कार्य, मतलब कार्य को बताने के लिए जो काम होता है वही क्या होती है बेटे, वर्ब होती है। वर्ब को अपन उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मैंने सबसे पहला लिखा, ही प्लेज क्रिकेट, ये एक सेंटेंस है छोटा सा, ही प्लेज क्रिकेट। तो देखो इसमें जो वर्ड है प्ले, खेलना, ये क्या बेटे, वर्ब है। अब ये वर्ब किसको प्रदर्शित कर रही है, एक्शन, मतलब कार्य को, मतलब वो क्या कार्य कर रहे हैं, वो खेलने का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक्शन प्रदर्शित होता है वही क्या होती है बेटे, वर्ब होती है। लेकिन मैं दूसरी स्थिति भी आपको बता देता हूं। जैसे मान लो कि मैं लिख दिया, आई हैव ए न्यू कार, मेरे पास एक नई कार। तो अब इस कंडीशन में ये हैव क्या है, क्या है बेटे, ये है। आपको तो कंफ्यूजन हो गया कि सर यहाँ पर तो ये कार्य करने के लिए वर्ब का नाम बताया था आपने कि कार्य करने वाली चीज ही क्या होती है बेटे, वर्ब होती है। लेकिन यहाँ पे तो हैव पास में, तो पास में कोई चीज है तो वो कार्य थोड़ी होता है। तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे वर्ब है ये, लेकिन ये वर्ब कैसी है बेटे, पजेसिंग वर्ब। जो पजेसिंग मतलब अपन कह सकते हैं इस प्रकार, वर्ब दूसरी कंडीशन हमें क्या बताएगी बेटे, पजेसिंग, जो अपना अधिकार सेक्टर बताया जाता है वो भी किस में डिनोट होता है, वर्ब के अंदर होता है। जैसे एक सेंटेंस और याद आ गया मुझे, जैसे मैं लिख देता हूं, आई एम ए गुड स्टूडेंट, आई एम ए गुड स्टूडेंट। अब इसमें जो ये एम वर्ड है ये क्या है, सबसे पहली चीज तो इसको भी समझना चाहिए कि सर ये एम वर्ड क्या होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर भी ये भी एक प्रकार से किसके रूप में कार्य करता है, वर्ब के रूप में। लेकिन ये वर्ब किस प्रकार की है वो भी अपन को देखना होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि सबसे पहले हमने क्या प्रदर्शित किया, एक्शन किया। एक्शन के बाद में हमने क्या प्रदर्शित किया था, ये भी चीज अपन को देखना है। तो इसके बाद में हमने एक्शन के साथ में जो प्रदर्शित किया था वो किस रूप में किया था, प्लेस, हैव के रूप में। अब ये हैव के रूप में हमने पजेसिंग किया था। ये जो आई एम गुड स्टूडेंट, हैपनिंग वर्ड को यूज हो रहा है। यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हो रहा है बेटे, हैपनिंग, हैपनिंग वर्ड यूज किया जा रहा है। तो देखो अब इस कंडीशन के अंदर देखा जाए तो अपन कह सकते हैं कि जो वर्ब होती है वो हमेशा किन किन सेक्टर को मतलब प्रदर्शित करती है, एक्शन को, पजेसिंग को और हैपनिंग वर्ड को। इनको प्रदर्शित करने वाले जो सेक्टर होते हैं वो सभी क्या होते हैं बेटे, वर्ब होते हैं। क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। और ये हमारा एडजेक्टिव हमारे समझ में आया। ठीक है, अब एक बार इनको ऐड करो बेटे। एक बार वापस में डिटेल से बता देता हूँ कि इससे पहले हमने दो चीज पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी बेटे, एक तो हम पढ़ चुके हैं नाउन, एक कौन सी पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन। देखो पूरी कंप्लीटली शॉर्ट रूप में याद रखना है। नाउन एक नेमिंग वर्ड है जिसमें विजिबल और फील ओनली वर्ड को यूज होता है। और प्रोनाउन हमेशा रिप्रेजेंट नाउन होती है, मतलब जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त हो तो वो हमेशा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। एडजेक्टिव होता है ये इन दोनों के अंदर डिटेल को ऐड करता है। जैसे
बोर्ड है तो उसमें ब्लैक वर्ड डिटेल हो गया, वॉल है जैसे पेंटेड तो वो पेंट की हुई है तो वो भी क्या है एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में वर्ब को हमने पढ़ा। वर्ब के अंदर तीन कंडीशन होती है, एक तो एक्शन कोई भी हो वो हमेशा वर्ब होता है, पोजेसिव कोई भी हो वो हमेशा वर्ब होता है, एक हैपनिंग कोई भी चीज हो वो हमेशा क्या होता है वर्ब होता है। जिसके मैंने तीनों के एग्जांपल लिखे हैं आपके सामने कि ही प्लेज क्रिकेट, मतलब ये क्या बेटे एक वर्ब है। ठीक है, आई हैव ए न्यू कार, हैव यहाँ पे हैव वर्ड है वो क्या है बेटे यहाँ पे पोजेसिव अधिकार को व्यक्त कर रहा है। आई एम ए गुड स्टूडेंट, मतलब एम वर्ड यहाँ पे वर्ब है, लेकिन वो वर्ब भी किस प्रकार की है हैपनिंग वर्ब के रूप में जानी जाती है। ठीक है, एक बार बेटे ऐड कर लो इसको भी। लिख लिया? ठीक है, अब आगे देखो। तो चार बातें हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद में अगली देखो कंडीशन कौन कौन सी होती है। शॉर्ट में बता रहा हूं हर चीज, जो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नाउन में इन चीजों का यूज होगा बेटे, तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगले स्थिति हमने चार पढ़ी। 5 नंबर स्थिति होती है एडवर्ब। क्या होती है बेटे एडवर्ब। एडवर्ब में इतना सा याद रखना है कि जो वर्ब है उसमें जो एक्शन जोड़ दिया जाए तो वही हमेशा क्या हो जाती है बेटे एडवर्ब। या मतलब एडवर्ब के अंदर आपको डिटेलाइज किसको करना है वर्ब को, और वर्ब में एक्शन रूप को यदि डिटेल कर दिया जाए तो वही हमेशा क्या होती है एडवर्ब। एडवर्ब मतलब वैसे अपन कह सकते हैं एल वाई फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है बेटे एल वाई होती है। तो ये अपन डिटेल से पढ़ेंगे, अपन को केवल इतना सा याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में जो छठा पॉइंट होता है वो अपना कौन सा होता है, बहुत अच्छा पॉइंट दिया गया छठा, जिसको आपको अच्छे से समझना है कि जो एडवर्ब के बाद में आता है वो आता है प्रीपोजिशन। ठीक है, परपोजिशन। अब देखो ये प्रीपोजिशन जो वर्ड्स होता है इसके अंदर को भी अपन को डिटेल से समझना होता है। ये हमेशा क्या देता है हमें, ठीक है, ये किसी भी वर्ड के अंदर जो भी होता है वो हमें रिलेटिंग करता है। मतलब क्या करता है रिलेट वर्ड को यूज में लिया जाता है कि प्रीपोजिशन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी एक वर्ब और नाउन को क्या करना रिलेट करना। तो अपन कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन के अंदर वर्ब और नाउन इन दोनों को क्या किया जाता है रिलेट किया जाता है, जोड़ा नहीं जाता है। जोड़ना अलग होता है, रिलेट करना अलग होता है। ठीक है, अब कैसे, जैसे एक उदाहरण मैं लिख सकता हूं, मैं लिख दिया राम वेंट श्याम, ये सेंटेंस लिखा है। ठीक है, राम वेंट श्याम। अब इस सेंटेंस को आगे अपन कन्वर्ट करें तो किस प्रकार से, जैसे वेंट श्याम, तो इसमें यदि मैंने यहाँ पे आपके क्या लगा दिया टू, तो ये एक सेंटेंस क्या हो गया पूरा। और यही प्रीपोजिशन हमें रिलेटिंग किससे करवाता है श्याम से। मतलब है कि ये जो रिलेशन है ये वेंट मतलब इस वर्ब और इस श्याम मतलब इस आपके ऑब्जेक्टिव जो सेक्टर है उसके अंदर इसको डिनोट किया जाता है। तो यही हमारे क्या होता है बेटे प्रीपोजिशन स्थिति बता दी मैंने। तो एक बार इन दोनों को भी ऐड करो बेटे। ठीक है, आगे देखते हैं, लिख लो बेटे। लिखिए। अब देखो 6 के बाद में 6 पॉइंट हो चुके हैं। 6 के बाद में अपन को 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर होता है हमारे कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब क्या होता है किसी दो नाउन को जोड़ना। मतलब अपन कह सकते हैं किसी भी दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ना, वही क्या होता है बेटे कंजक्शन होता है। ठीक है, इसमें अपन को जैसे मान लो कि मैंने सेंटेंस लिख दिया राम एंड श्याम, राम एंड मोहन आर माय बेस्ट फ्रेंड।
अब देखो इस सेंटेंस के अंदर यदि अपन देखें तो राम और मोहन ये दोनों किस चीज से जुड़े हुए हैं बेटे? एंड से। तो ये एंड से जुड़ना यही हमारा क्या होता है बेटे? कंजक्शन होता है। तो कंजक्शन को डिटेल जो अपन यानी प्रकट करते हैं वो भी एक हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ठीक है, तो कंजक्शन और मैंने एक ऊपर वाला आपको बताया था, कंजक्शन से ऊपर वाला प्रीपोजिशन बताया था। प्रीपोजिशन किसी भी चीज को रिलेट करती है, मतलब उसका आपसी संबंध क्रिएट किया जाता है, जबकि इसमें किसी भी चीज को आपस में जोड़ा जाता है। जैसे राम एंड मोहन आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये दोनों मेरे अच्छे मित्र है। कौन है? राम और श्याम। तो इसमें जो बीच में एंड वर्ड है ना, ये हमेशा यहाँ पे किसका कार्य करता है बेटे? कंजक्शन का कार्य करता है। ठीक है, अब इसके बाद में एक होता है आपके इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन के अंदर आपको याद इतना सा रखना है कि ये होता है हमेशा इमोशन बताने के लिए। क्या बताने के लिए? इमोशन बताने के लिए हमेशा आपको इंटरजेक्शन वाले वर्डों का यूज होता है। तो अपन कह सकते हैं कि हमारे जो सेक्टर है इसमें जो नाउन जो पार्ट ऑफ स्पीच है इसमें कुल कितने शब्दों का यूज किया हमने? 8 शब्दों का। पहला वर्ड कौन सा बेटे? एक बार वापस मैं डिटेल से बता देता हूँ। पहला है आपके नाउन, दूसरा कौन सा है? प्रोनाउन, तीसरा कौन सा है आपके? एडजेक्टिव, चौथा कौन सा है आपके? वर्ब, पांचवा कौन सा है? एडवर्ब, छठा कौन सा है आपके? प्रीपोजिशन, सातवां कौन सा है आपके? कंजक्शन, और आठवां कौन सा है? इंटरजेक्शन। तो देखो ये 8 पॉइंट पढ़ना ही हमारा क्या कहलाता है बेटे? पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये मैंने आपको केवल पार्ट ऑफ स्पीच का बेसिक नॉलेज दिया है कि भाई इन टॉपिक को अपन इसमें कवर करेंगे, तब हमें किसी भी एक वाक्य के पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी मिलेगी, जो हमने अगली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे नाउन से। ठीक है बेटे।